देखने के लिए देश विदेश की बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही साथ कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार इस नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अभियान में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता का दिया संदेश। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। कनाडा से भारत में निवेश को आकर्षित करना होगा मुख्य फोकस। बैंकों, बीमा कंपनियों, उड्डयन, इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 20 लाख भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अभी 16 देशों के साथ एयर बबल की है व्यवस्था। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की आज आखिरी तारीख। प्रत्याशी 12 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। रफाल लड़ाकू विमान ने 88वें वायुसेना दिवस पर किया शानदार प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, वायुसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए है पूरी तरह से तैयार। भारत मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है जंग। 58 लाख से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में रिकवरी रेट 85% से अधिक हुई। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या के मामले में सबसे आगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार माइक पेंस के बीच चुनाव पूर्व घोषणा पत्र और नीतियों को लेकर हुई तीखी बहस। कमला हैरिस ने ट्रंप पेंस प्रशासन पर कोविड-19 संक्रमण रोकने में विफल होने का लगाया आरोप। और फ्रेंच ओपन में आज खेले जाएंगे महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस चिट्सिपास सेमीफाइनल में पहुंचे। वहीं महिला एकल में पेट्रा क्विटोवा और सोफिया ने भी अंतिम 4 में बनाई जगह। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार इस नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। पीएम ने ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे अहम संदेश दिए गए। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे और इसमें लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। कोविड संदेशों को चलाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर्स की भी सहायता ली जाएगी। तो
कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार और इस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की प्रधानमंत्री ने आज शुरुआत की है और लगातार जो तमाम जो सार्वजनिक स्थल पे हैं वहां पे होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, इसके जरिए वहां पे जो संदेश है वो देने की कोशिश की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कोरोना के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। अभी त्योहार के समय आने वाले हैं, इसमें और ध्यान रखना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। केंद्र, प्रदेश, समाज, स्कूल, कॉलेज सभी मिलकर जुटे और 3 चीजों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क और हाथों की सफाई, इसका ध्यान रखें। जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोरोना को हराने का एक व्यापक अभियान लिया जा रहा है। और आपने तो पहले भी अपने अभिभावकों को, आसपास को जागरूक किया है। मेरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के ये मंत्र जो उन्होंने दिया है, इसको हमको सार्थक करना है। बार बार हाथ धोने का आग्रह करना है, मास्क पहनने का आग्रह करना है और सामाजिक दूरियों को, उचित सामाजिक दूरियों को बनाए रखने का भी हमको अपने अभिभावकों को, अपने अगल बगल को, अपने साथियों को लगातार जागरूक करना है। कोविड महामारी भारत और दुनिया के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभरी है। आगे आने वाला समय त्योहारों का होगा और मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार और भारत का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़े कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं, हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहें, अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक खुद को भी बचाना है और भारत के बाकी नागरिकों को भी बचाना है। आइए इस मुहिम से जुड़ें, मास्क पहन के रखें, हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। कोरोना से पूरी दुनिया 7 महीने प्रभावित है। इसका एक ही अक्सर इलाज है, हमारा खुद का सुरक्षा कवच की त्रिसूत्री है। मास्क बोलते समय और नाक पर भी और मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है सब जगह जब लोगों में रहते हैं। दूसरा, बारंबार हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5-6 फीट का अंतर, सुरक्षित अंतर वो रखना चाहिए। उसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ों का पालन करें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यही हमारा बचाव है कोरोना से और इसको हमें पालन करना है, तब हम कोरोना के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो मास्क पहनने के बारे में जो अभियान शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस अभियान का पुरजोर समर्थन भी करता हूं। मास्क न पहनने की हमारी छोटी सी गलती कोरोना वायरस को फैलने का मौका देगी। आने वाले दिनों में बहुत से त्योहार आने वाले हैं, इसी में कृपया आप मास्क पहनिए, कोविड-19 से बचिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की है। खेल जगत की मशहूर हस्तियों ने भी पीएम के इस आह्वान का समर्थन करते हुए लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और लगातार अपने हाथों को धोने की अपील की है। This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain social distancing.
Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Here comes the festive season. Make sure you and your loved ones are safe. Wear a mask, wash your hands, and definitely maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. This festive season, keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against COVID-19. Namaste, Sandesh Singh on this side. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands regularly, and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against the COVID-19. धन्यवाद। और कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज के जरिए मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथों की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और वहीं भारतीय गायक शंकर महादेवन ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की सभी से अपील की। My 3 mantras: wear my mask, wash my hands, and social distancing. I support our PM's Jan Andolan for this fight against Corona. और प्रधानमंत्री के इस जन आंदोलन पर आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, वो क्या सोचते हैं, हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन की शुरुआत की है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत की। देश की राजधानी दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। पीएम मोदी जी ने जो आंदोलन शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। इसकी हम पूरी उससे सावधानी बरतेंगे। मास्क बहुत ज़रूरी है, हम सबकी सेफ्टी, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए। मोदी जी के उससे हम एग्री हैं कि ये जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। हम ही को नहीं, सबको, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम काम करने के लिए घर से निकल रहे, कुछ पर्सन हमारे घर में हैं, छोटे बच्चे हैं। अगर हम ही अपनी सेफ्टी नहीं देखेंगे तो हम घर वालों की तो वैसी सेफ्टी नहीं रख सकते। आपको बचाएगा मास्क, ये नहीं कि किसी और को बचाने के लिए, मतलब कि आप अपने ऊपर सेफ्टी आपके ऊपर है। मोदी जी जो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हम लोगों का कि मास्क लगाना अति आवश्यक है और 6 फीट दूरी बना के भी रखना है, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। पीएम की इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जब तक दवाई नहीं आती कोरोना की, तब तक ढिलाई कोई नहीं बरती जाएगी। तो मास्क बहुत जरूरी है हम सबके लिए। मेरे पापा 60+ हैं, रिटायर्ड हैं। हम अपने फादर को तो यही कहते हैं, आप घर में रहिए, जितना हो सके, जब जरूरी हो तभी बाहर जाएं। हम तो बाहर निकल ही रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी है, मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ है। प्रधानमंत्री के इस अभियान के साथ भी देश की राजधानी दिल्ली के लोग पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पहले भी अभियानों में लोगों ने पूरी सहभागिता निभाई है, उम्मीद की जा रही है इस अभियान में भी लोग पूरी तरह से साथ देंगे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, लेकिन हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं कि लोगों से क्या कुछ प्रतिक्रिया उनको मिल रही है। हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ गई हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु से आयशा खानम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम सीधे रुख करेंगे आर्थिक नगरी मुंबई का, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं, एक मुंबई से और एक बेंगलुरु से। श्यामा, हम आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। और जैसा कि मुंबई कर जो होते हैं वो एक
एक ठान के चलते हैं कि हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है किसी भी हालत में। ये एक जिजीविका उनके अंदर होती है। खासकर कोरोना जैसे महामारी को लेकर मुंबई ने जो साहस दिखाया है, और हम लगातार आप वहां से रिपोर्टिंग करती रही हैं, लोगों ने इसका पालन किया भी है। आज जब वहां पे आप मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि जन आंदोलन इसको एक बनाया जाए, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको वहां से ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है? जी देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि न्यू नॉर्मल है ये, तो न्यू नॉर्मल सिर्फ बात करने में नहीं बल्कि हमारे ये बिहेवियरल चेंजेस में हमें इम्प्लीमेंट करना है इसे। जिस तरीके से ये मंत्र दिया जा रहा है, 3 मंत्र है, 3 ही काम है जो आपको करने हैं अपने आप को बचा के रखने के लिए। मास्क आपको ढंग से पहनना है, आपको अपने हाथ साफ रखने हैं, बार बार हाथ साफ रखने हैं, और साथ ही 2 गज की दूरी बना के रखनी है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से आपने बात की कि मुंबईकर की जब हम बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि मुंबईकर हमेशा उठ खड़ा होता है कोई भी दिक्कत हो उसके बाद में। अब ये समय आ गया है कि मुंबईकर को भी ये जागरूकता पहुंचाई जाए। और महाराष्ट्र में या मुंबई में अगर आप देखें तो जगह जगहों पर, बस स्टॉप की बात कर लीजिए, बस की बात कर लीजिए, कहीं पे भी होर्डिंग की बात कर लीजिए, तो सभी जगह पे होर्डिंग्स पे, सब जगह पे ये मैसेज दिया गया है, नो मास्क नो एंट्री। यानी कि अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो पर्टिकुलर बस में आपको एंट्री नहीं होगी, बस स्टॉप पे आपको एंट्री नहीं होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जागरूकता फैलाई जाए, बल्कि इस हद तक फैलाई जाए कि हर इंसान जो देख रहा है वो मान ले कि भाई यही हमें करना है और इसी तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे मुंबईकर से भी बात की सुबह में कि जब ये आंदोलन को लॉन्च किया गया कि वो क्या सोचते हैं, तो कई सारी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जिस तरीके से अभी जो पर्व आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, और हर जन जब ऐसा करेगा तो वैसे ही सब सेफ रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। तो वैसे ही आप सबका ख्याल रख रहे हैं, उसी पर आधारित महाराष्ट्र में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर हर फैमिली पे डोर टू डोर जाके देखा जा रहा है कि किस तरीके से कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है किसी को, या कोई खतरे पे तो नहीं है। उसके लिए पहले से ही बचाव प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर तरीके से जागरूकता, प्रयास, ट्रीटमेंट, ये सभी को मिला के ही हम ये जो कोरोना के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है वो हम जीत सकते हैं। बिल्कुल श्यामा, हमारे साथ बने रहिए। हम अब रुक करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम भी इस वक्त मौजूद हैं। आयशा, बेंगलुरु भारत का जो एक आईटी सिटी, आईटी हब कहा जाता है, उस तौर पे जाना जाता है बेंगलुरु को, और वहाँ पे बहुत से लोग इस आईटी से और इस तरह की तकनीक से जुड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जब इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक जन आंदोलन में सबको शरीक होने की बात करते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह से लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं और क्या कुछ वो सोचते हैं इस कोरोना को लेकर, इसके बचाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बेंगलुरु एक आईटी सिटी होने के नाते आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैसेज को ट्वीट किया सुबह कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ये मैसेज लगातार एक सैलाब की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। एक सैलाब की तरह तमाम युवकों ने इसको आगे बढ़ाते गए, क्योंकि ये संदेश से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस बात में पूरी सच्चाई है। और ये शायद ऐसा भारत का पहला जन आंदोलन हो जो सबसे सरल, सबसे सिंपल है और आसानी से इसके जरिए कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। तो बेंगलुरु में भी लगातार लोग मास्क को लेकर काफी सतर्क हैं। यहाँ पर फाइन्स लगाए गए थे, 1000 रुपये फाइन लगा रही थी सरकार अगर मास्क नहीं पहने तो, लेकिन कल ही सरकार ने इस ऑर्डर को रिवर्स किया और 250 रुपये कर दिया है, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो मास्क पहनना इतना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ नागरिक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी, जो लगातार पिछले 6 महीने से कोरोना वॉरियर की तरफ काम कर रहे हैं, वो 6 महीने से, और अभी भी सुरक्षित है। मेरे साथ विंसेंट है। विंसेंट, आप पिछले 6 महीने से काम कर रहे हो कोरोना वॉरियर के तौर पे, आपकी सुरक्षा कैसे हुई? नमस्ते मैडम, ये जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है बहुत ज़रूरी बात है और सबको निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि हम पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले 6-7 महीने से पहले हम ये जो कर्नाटक सरकार जो उचित कहना देती थी वो सब कोने कोने पे जाकर वितरण किया। उसके बाद हवाई अड्डे पे जो रेड जोन में काम किया। तो आपकी सुरक्षा कैसे होती थी उसमें? इस सब के सुरक्षा हमने हमारा ख्याल रखा, मास्क पहन के और हाथ को सैनिटाइज करके हमारा बिल्कुल सुरक्षा भगवान ने इसीलिए रखा है कि हमने अपना सुरक्षा बहुत बड़ा किया। इसके अलावा हमने कम से कम 1000 मास्क सबको वितरण किया था
और बहुत ऐसे जगह पे काम किया है जहाँ हमको कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारा पेट्रोलियम दीदी और त्यौहार का आने वाला दिन है, सबको यही माइंड करना, त्यौहार मनाइए, सब चीज़ें, लेकिन अपना ख्याल रखिए ताकि आप सुरक्षित रहें। जी आयशा, देखिए मास्क किसी एक वैक्सीन से कम नहीं है और अब त्योहार का समय शुरू हो रहा है। कर्नाटक में दशहरा शुरू होगा 17 तारीख से, जहां पर मैसूर में शाही अंदाज में दशहरा मनाया जाता है और इस वक्त सतर्क रहना और लोगों को मास्क पहनना बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश जो है बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट दे रहा है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और बहुत ही ये एक ऐसा संदेश है जो कि घर घर तक, जन जन तक ये पहुंच रहा है और हम ये सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस संदेश को हर कोई आत्मसात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका और आयशा आपका, दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर MC मिश्रा जो कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे और सर आपसे भी सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह से जन आंदोलन की बात प्रधानमंत्री ने की है और प्रधानमंत्री की ये कोशिश रही है कि जब तक दवाई नहीं इसकी आ जाती, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को लगातार धोते रहें, कितना जरूरी है सर? आप उससे पहले कि आप हमें बताएं, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार इस बात को आत्मसात करते आ भी रहे हैं, अपने जो व्यवहार जो बिहेवियरल चेंजेस है उसमें वो उसको ला भी रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी मैसेज जो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी इस तरह की पहल होती है तो उसका बहुत बड़ा एक असर होता है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जी। और उसका मैं समझता हूं कि लोग काफी प्रिकॉशन लेने भी लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से नंबर पॉजिटिव के संक्रमण केसों जो रोगी हैं उनकी संख्या घट रही है और जो फीडबैक हमको अस्पतालों से भी मिल रहा है कि ICUs की जो बेड ऑक्यूपेंसी थी वो भी थोड़ी घटी है। तो हालांकि कुछ टेस्टिंग भी कम हुई है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली सिक पेशेंट्स की संख्या भी कम हुई है पिछले 3-4 दिन में। तो और ये जो प्रधानमंत्री का कल जो ट्वीट हुआ है जी। और जो अभियान पूरे देश के लिए उन्होंने आह्वान किया है हम सभी का, तो सभी की ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मास्क एक नहीं, जरूरत पड़े तो 2 मास्क भी लगा सकते हैं। जो मैं कहता हूं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दूसरे सिक्योरिटी पर्सन है, कि होता क्या है कि एक मास्क लगाया कपड़े का वो हट जाता है, आधी बार हम देखते हैं कि वो नाक के नीचे आ जाता है, मुंह भी खुल जाता है, उससे तो मास्क का फिर कोई फायदा नहीं होता है। और शारीरिक दूरी अपने में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर शारीरिक दूरी नहीं भी बना सकते तो अपना आमने सामने मुंह मत करिए, और अगर कोशिश ये करिए कि बात भी करनी है तो अपने फेसेस को आमने सामने करके ना करें लोग, क्योंकि जितना भी इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो ड्रॉपलेट्स के जरिए और हमारी सांस के जरिए जो बोलते हैं तो तब वायरल पार्टिकल्स जाते हैं हवा में और दूसरे लोगों इनहेल कर लेते हैं हम उसको। तो ये सब बातों का अगर लोग ध्यान रखेंगे, और हैंड हाइजीन जैसे बताया गया, हालांकि सरफेस ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, लेकिन अपने हाथों को साफ रखना तो वैसे भी बाकी बैक्टीरिया बचाव भी करता है, और साबुन और पानी से हाथ बिल्कुल काफी धो के उससे हमें कामयाबी मिल जाती है। तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है जो सभी ने बोला कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी आह्वान होता है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, और मैं समझता हूँ सभी चैनल से इसको टेकअप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी करेगा। तो हम आने वाले समय में इसका और हमको देखने में मिलेगा जब हम दिवाली और दशहरे की तरफ जा रहे हैं। एक सब बहुत ही संक्षेप में आपसे हम टिप्पणी चाहेंगे, आखिरी सवाल की, अब चूंकि त्योहार के मौसम भी आने वाले हैं, ठंड के मौसम भी आने वाला है, इस तरह से कोविड से बचाव के लिए लोग ये सारे उपाय के अलावा और किस तरह के उपाय अगर वो बरतें तो इससे वो सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, वैसे तो चूंकि ठंड का मौसम आ रहा है और हमने ये देखा कि कोविड का जो सर्वाइवल है वो 24 से 30 डिग्री में होता है। वैसे हमने ठंडे मुल्कों में भी कोविड देखा, जब पिछले वर्ष जब नवंबर में शुरू हुआ था चीन में,
और उसके बाद यूरोप में चला गया, तो यूरोप में तो उस समय ठंड थी, ठंड का मौसम था जी, और संक्रमण खूब फैला। तो ठंड से जरूर इसमें, और दूसरी बात जो ठंड के साथ आती है वो और वायरसेस भी इसमें पैदा होते हैं और बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है। तो वो भी समझना बहुत जरूरी है कि कोविड के साथ साथ, जैसे अभी आजकल डेंगू भी चल रहा है साथ में, और चिकनगुनिया भी थोड़ा बहुत चल रहा है साथ में, मलेरिया भी चलता है थोड़ा सा साथ में। तो सर्दियों में सर्दी के जो इन्फेक्शंस है, खासतौर से बुजुर्गों में जो निमोनिया होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, वो भी होता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सर्दी हो जाती है। बिल्कुल वायरस पे इसका उतना असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे गर्मियों में कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ कम, बल्कि और बढ़ता रहा जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो सर्दियों में हमको बचाव रखना है, किसी भी खासतौर से बुजुर्गों को अपने को निमोनिया होने से बचाना है, सर्दी से बचाना है। चलिए, तो उससे बचे रहेंगे। बाकी जो वेंटिलेशन है और क्लोज डोर मीटिंग्स हैं वो नहीं करनी है, और सर्दियों में बल्कि मैं कहता हूँ इससे थोड़ा सा लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में तो एसी चलाना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करें डॉक्टर मिश्रा की आपकी बातें वो लोग सुन रहे होंगे, और खासकर आने वाले त्योहारी मौसम में, जो ठंड का मौसम है आने वाला है, उसमें किस तरह से खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने आप को हिफाजत से रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा इन तमाम बातों को हमसे हमारे साथ साझा करने के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब ताज़ा खबर की। बात अफगानिस्तान की। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। अभिषेक, अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान आना कि भारत एक स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भी भारत की अहम भूमिका रही है, ये कुछ बयान है जो कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला की तरफ से आए हैं। क्या कुछ मायने इस बयान के, और आज जो मुलाकात हुई है पीएम के साथ, क्या कुछ निकाले जाए? देखिए असीम, हमारा ये आकलन है कि जिस प्रकार से तालिबान और इंट्रा अफगान एक नेगोशिएशन चल रही है पीस की, उसमें एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जहां पर दुनिया के तमाम देशों ने अपना एक कमिटमेंट भी शो किया है। क्योंकि दोहा में जब ये पीस वार्ता पूरी शुरू हुई थी, तब दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों ने उसे संबोधित किया था। भारत की ओर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने उसमें अपना संबोधन रखा था, जिसमें उन्होंने भारत की चिंताओं को भी रखा था कि क्या कुछ अफगानिस्तान पीस नेगोशिएशन में भारत की अपेक्षाएं हैं और चिंताएं हैं। तो उन सबके दरमियान जो पिछले 3-4 हफ्तों से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ उसमें सहमतियां बनी हैं, और इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स में, जिसमें कि भारत भी अफगानिस्तान के विकास का एक बहुत बड़ा साझेदार रहा है, उनको इसकी जानकारी दी जाए। और यही एक मोटे तौर पे कहें तो ये उद्देश्य है डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की भारत यात्रा का। वो अफगानिस्तान सरकार में जो हाईएस्ट बॉडी है तालिबान के साथ संवाद करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, उसके मुखिया हैं। तो ऐसे में उनका भारत के दौरे पर आना, तमाम शीर्ष नेताओं से मिलना, कल वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिले, आज उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, और कल वो मुमकिन है कि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो सभी शीर्ष नेताओं से उनका मिलना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि अफगानिस्तान भारत को कितना ज्यादा तरजीह दे रहा है अपने आने वाले दिनों की शांति प्रक्रिया में। बिल्कुल अभिषेक, और एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इस पूरी शांति वार्ता में अफगानिस्तान और तमाम मुल्क इसको देख रहे हैं, बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए भारत और भारत के लिए अफगानिस्तान दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विजिट के जरिए भारत और क्या कुछ उम्मीद कर पा रहा है? किस तरह से वो रोल जो अब तक निभा रहा है उसमें और भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है भारत अफगानिस्तान में? देखिए असीम, ये दशकों तक चले विवाद के बाद, वहां जब से गृह युद्ध अफगानिस्तान में शुरू हुआ 80-90 के दशक में, उसके बाद से लगातार अफगान अलग अलग वजहों से अफगान के लोगों ने बहुत ज्यादा खून खराबा देखा है पिछले सालों में। तो पूरी दुनिया की कोशिश है कि अब जो पीछे हुआ और
जो विरोधी गुट पीछे एक दूसरे के विरोध में रहे, एक दूसरे से संघर्षरत रहे हैं, तो सारे विवादों को पीछे भूलकर हम एक नए सिरे से अफगानिस्तान में एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करें जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं, और इसी में तालिबान भी अफगानिस्तान के आने वाले दिनों की जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, जो एक सरकारी तंत्र बनेगा, उसमें तालिबान की भी अहम भूमिका और उसका एक स्पेस हो सकता है। भारत की चिंताएं यहीं से शुरू होती हैं कि तालिबान अगर कल को अफगानिस्तान की सरकार में आ गया तो क्या वो अपने पुराने ढर्रे पर भी वापस आ सकता है, जहां वो आतंकवादी गतिविधियों को भारत में संचालित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता था। सरकार ने, भारत ने लगातार अफगानिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत में, क्योंकि पिछले महीने वहां के जो मार्शल हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, वो भी भारत के दौरे पर आए थे, लगातार भारत अपनी चिंताएं जताता रहा है कि अफगानिस्तान में भारत उसके विकास का साझेदार रहा है। अफगानिस्तान के लोगों के बीच भारत का बहुत ज्यादा गुडविल है। किसी भी जातीय ग्रुप या कबायली नेता के पक्ष में भारत कभी नहीं खड़ा हुआ है, एक न्यूट्रल भूमिका निभाई है भारत में। बिल्कुल। और ऐसे में एक स्थिर अफगान सरकार, भारत चाहता है कि पीसफुल रिलेशन रहे और कभी वहां की धरती का इस्तेमाल भारत पर किसी एंटी इंडिया के लिए ना किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं एक अच्छे मित्र होने के नाते भी अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं जैसे बीते दिनों में रहे हैं और भी ऐतिहासिक रूप से रहे हैं, और भी आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो, शांति बहाली हो, ये सभी हम उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद कनाडा के व्यवसायी समुदाय को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। जानकारी के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। और अब कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरें। बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी 12 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 3 चरणों में होने वाले चुनाव से पहले पार्टियों में सीट बंटवारे का दौर जारी है। जदयू ने 115 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने पहले चरण के 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अगर 2015 में पहले चरण के इन 71 विधानसभा सीटों के नतीजों पर नजर डालें तो जदयू को 18 सीटें, बीजेपी को 13 सीटें, आरजेडी को 27 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। राज्य में वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान हैदर पटना से जुड़ गए हैं। सलमान नमस्कार। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज जो नामांकन, पहले चरण के जो नामांकन की जो आखिरी दिन है, किस तरह की सरगर्मियां राजनीतिक तौर पे आप वहां पे महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए गहमा गहमी ज्यादा है, क्योंकि कल के जो बचे रह गए थे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 3 बजे तक की समय सीमा है, तो इसको भी ध्यान में रख करके इस समय विभिन्न जिलों में जो 16 जिले हैं जो चुनाव में जा रहे हैं पहले चरण में, वहाँ पे हर जगह ही काफी गहमा गहमी है और लोग बाहर निकले हुए हैं नामांकन पत्र भरने के लिए। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग ने लोगों की सीमा तय कर रखी है कि 2 व्यक्ति ही सिर्फ प्रवेश कर सकते हैं नामांकन पत्र के लिए और अंदर सिर्फ प्रत्याशी ही जाएगा। तो ये सारी बातों पर अमल करते हुए चीजें हो रही हैं और नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो बाकी जो गहमा गहमी है चुनाव की, बहुत सारे निर्दलीय और छोटे दलों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। निर्दलीयों की संख्या बहुत बड़ी है। आज भी हमको लगता है कि 200 के आसपास संख्या पहुंचेगी नामांकन की, तो और 211 के करीब पहले भी नामांकन पत्र भर चुके हैं प्रत्याशी अपने। तो इस तरह से प्रदेश में चुनावी बिगुल पूरी तरह बच चुका है, राजनीतिक शतरंज की बिसात भी बिछ चुकी है और इस बार के चुनावों में
पुराने छत्रप जैसा कि आप भी जानते हैं लालू प्रसाद यादव या रामविलास पासवान की जो गैर मौजूदगी है उसका भी बहुत असर दिखाई पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सलमान, अगर आप इसका जवाब दे सकें कि जिस तरह से बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया रही है परंपरागत तौर पे काफ़ी गहमा-गहमी, काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी, उनकी निगाहें भी बिहार के चुनाव पर लगी रहती हैं। इस बार चूंकि कोविड का माहौल है, महामारी का माहौल है, किस तरह बाकी जो परंपरागत तौर पे जो बिहार की चुनावी परिदृश्य रहे हैं उससे किन मायनों में अलग इस बार आपको लग रहा है? काफी कुछ अलग है, क्योंकि पिछली बार तो अब तक जैसे नामांकन का जो जुलूस ही जाता था या रोड शो होता था वो बहुत ज्यादा होता था और शोर शराबा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इस बार रोड शो के लिए मना नहीं किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन कोई उत्साह दिख नहीं रहा है, अभी तक एक भी रोड शो हुए नहीं है। तो पिछली बारी के मुकाबले बहुत ही सन्नाटा इसे कह सकते हैं उसके मुकाबले में, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में जोश तो पूरा है लेकिन वो सड़क पर निकल नहीं सकते हैं कोविड प्रतिबंधों के चलते। ये सारी चीजें हैं। अब आने वाले दिनों में यानी कल के बाद अब जब प्रचार जोर पकड़ेगा तो क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीजें हैं कि कोविड के बहुत सारे जो नामांकन भरने भी जा रहे हैं लोग वो भी मास्क लगा के जा रहे हैं और थोड़ा सा अंदर से उनको भी लग रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पटना से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 20 लाख भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी 16 देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोरोना काल में वंदे भारत अभियान में अहम भूमिका निभाई है। In March, April, no one had any idea as to how many people would like to avail of this facility. Anyway, when we started the operation, we were clear it would be much more than 190,000. Today, I can say with confidence, don't know what the last night's figures are. The number of people brought back is over 2 million. Brought back and taken out is over 2 million. So where 1.9 lakhs and where you are in excess of 20 lakhs. So that gives you again some idea about the scale on which the Vande Bharat has operated. और अब बात वायुसेना दिवस की। भारत की वायु शक्ति की गर्जना आज राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली। 88वें भारत वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना ने अपनी ताकत का यहां प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंडन एयरबेस पर जबरदस्त फ्लाई पास्ट देखने को मिला, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा रफाल लड़ाकू विमान। इस समारोह में रफाल के साथ साथ स्वदेशी तेजस, मिराज 2000, मिग 29, मिग 21 बाइसन और सुखोई 30 और जैगुआर ने बहादुर, त्रिशूल, विजय और ट्रांसफार्मर की फॉर्मेशन में उड़ानें भरी। इस मौके पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। में वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने लद्दाख अग्रिम चौकियों पर सेना की तैनाती को सुनिश्चित किया, वो प्रशंसनीय है। The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors. Apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace, disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. वायुसेना दिवस के मौके पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगले 3 साल में वायुसेना 83 LCA तेजस मार्क 1A, HTT-40 और परिवहन विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। With Atmanirbharta as the backdrop and the bedrock, IF has been rapidly shifting to indigenous equipment. The LCA, ALH, Netra AW&C, Akash surface-to-air missile systems, Astra A2 air missile, BrahMos, IACCS networked environment,
and a range of indigenous radars are many successes of our home industry which are already operational in the Indian Air Force today. 88वें वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस बार के डिस्प्ले में 11 विमानों और आकाश मिसाइल सिस्टम और रोहिणी एयर डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। 88वें वायुसेना दिवस की बात करें तो इस बार वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और यहाँ जो स्टैटिक डिस्प्ले के लिए जो विमान रखे हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम अपने जो दाहिनी तरफ देखें तो अवाक्स प्रणाली रखा गया है। अवाक्स के जरिए जो है दुश्मन की जानकारी, टोही जानकारी ली जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके बराबर में चिनूक 2 रोटर वाला हेलीकॉप्टर है। इस बार के एयर डिस्प्ले में पहली बार रफाल ने स्टैटिक और एयर डिस्प्ले में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वायुसेना ने इस बार के वायुसेना दिवस में अपने लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों को प्रदर्शित किया। पहली बार वायुसेना ने अपने एयर डिस्प्ले के सभी फॉर्मेशन में 5 विमानों को शामिल किया। इस बार की खासियत रही, इस बार के समारोह में रफाल, स्वदेशी तेजस, मिराज 2000, मिग-29, मिग-21, बाइसन और सुखोई 30 और जैगुआर ने बहादुर, त्रिशूल, विजय और ट्रांसफॉर्मर की फॉर्मेशन में उड़ान भरी। कोविड को देखते हुए इस बार आम लोग वायुसेना दिवस में आमंत्रित नहीं किए गए। इस बार के समारोह में रफाल और तेजस ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वहीं वायुसेना हवाई करतब टीम सूर्य किरण और सारंग ने भी दिल को दहला देने वाले करतबों का प्रदर्शन किया। आज की अगर हम बात करें तो आज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो राफेल विमान रहा। यहाँ जो स्टैटिक डिस्प्ले में मेरे ठीक पीछे है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी ख़ास बात है जो बिल्कुल ओमनी रोल है, कई कैपेबिलिटीज़ में एक साथ ये काम कर सकता है और अभी हाल ही में अंबाला में इसको इंडक्शन किया गया। उसके बाद से पहली बार इसको 88वें वायुसेना दिवस के मौके पर लोगों के सामने पेश किया गया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, हिंडन, गाजियाबाद। और अब खबर कोलकाता से है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कथित भाजपा कार्यकर्ता की मौत के मामले में भाजपा कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिब्रतो इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अनिब्रतो, जो हम जान रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद पश्चिम बंगाल में, और उससे पहले जिस तरह की राजनीतिक हत्याएं वहां पे हो रही हैं, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया क्या वहां के लोगों को? Yeah, as you know, BJP Janata Yuva Morcha today organized a massive rally. They had to march to State Secretariat Nabanno, but all roads leading to Nabanno are lying closed. Police put up barricade everywhere. They're using water cannons. And here at the Howrah end, because this rally was supposed to start from the 4 different points, 2 from Kolkata and 2 from the Howrah end. We are here in Howrah, from Howrah Maidan, standing on the GT road. Here, soon the police started, the situation has become extremely tenuous as the BJP youth President Tejaswi Surjo was leading a rally. This rally was virtually thwarted and the police put up a blockade. Thereafter, they used massive lathi charge, resorted to massive lathi charge and used tear gas to disperse the mob here. But BJP, these Yuva Morcha workers are, they put up, they have virtually, you see just behind my backdrop, this raft. They're trying to disperse the mob here, while the BJP workers are not going back. They are also put up a brave, battle with the police. And the thing is that the situation here at this end has become, extremely tenuous situation. Today they chartered 7-point demands, and the law and order situation here in Bengal was indeed a pivotal issue, and the employment issue was also there. But soon the rally started, and while it took the GT road, thereafter the situation largely become a different. It's wearing a different scene now. We are seeing that the agitating BJP workers now they are तो जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं वहां पे हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ। और लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे किस तरह से स्थिति नाजुक है, लगातार जो वहां पे एजिटेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं
और अनिव्रत, आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जो स्थिति है वहां पर, राजनीतिक स्थिति, खासकर जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, वहां के लोगों के खिलाफ जो राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसका सिलसिला, वो लगातार जो दौर है वो इस सरकार में भी जारी है। और लगातार हमने पिछले दिनों देखा किस तरह से वहां पर एक के बाद एक राजनीतिक हत्याओं का दौर, खासकर बीजेपी के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये जो रंजिश है, ये साजिश है, वो उनके खिलाफ नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 58,27,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 83,011 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 85.25% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% हो गई है, जो कि विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। और अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। अजय, नमस्कार। धन्यवाद असीम, नमस्कार। और कुछ ऐसी खबरें हमारे पास हैं जो कि ये संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी है वो शायद अब पटरी पर आने को तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर पूरा जो सीज़न होता है, जिसको हम बिजी सीज़न कहते हैं, जिसमें फेस्टिव सीज़न की वजह से बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे लोग खरीदारी के लिए जुटते हैं। तो एक आंकड़ा हम देंगे आपको व्हीकल सेल्स का, यानी गाड़ियों की बिक्री का। लेकिन उससे पहले हम बाज़ारों की बात कर लेते हैं। और शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 528 अंक ऊपर 40,406 के स्तर पर, और निफ्टी 147 अंक ऊपर 11,886 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। बाजार में IT शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखाई दी। निफ्टी IT इंडेक्स में 1000 अंकों की बढ़त दिखाई दी। इसमें माइंडट्री के शेयर्स में 9% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दी है। निफ्टी में विप्रो और HCL टेक के शेयरों में क्रमशः 9 और 4% से ज़्यादा की बढ़त है। इसके अलावा कल तिमाही नतीजे आने के बाद TCS का शेयर 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि सरकारी कंपनियों गेल और ONGC के शेयरों में 2-2% की गिरावट है। इसके अलावा आयशर मोटर्स और टाइटन के शेयर्स में भी 1-1% की गिरावट दिखाई दी। उधर यात्री गाड़ियों की बिक्री में शानदार तेजी देखने को मिली है। सितंबर माह में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 9.8% से ज़्यादा की तेजी दिखाई दी। और यही खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। सितंबर में 1,95,665 गाड़ियां बिकी। ट्रैक्टर्स की भी बिक्री में तेजी आई, लेकिन सारे सेगमेंट्स को मिलाकर देखें तो बीते साल के मुकाबले भी 10% की कमी नजर आ रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट नजर आई है। सितंबर में करीब 10,17,000 दोपहिया वाहन बिके। जुलाई माह की अगर हम बात करें तो वाहनों की बिक्री में 25% की गिरावट देखी गई थी। उसके मुकाबले ये जो तेजी है वो काफ़ी हमें संभावना देती है, काफ़ी सहूलियत देती है। और लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी भी माह में वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। अक्टूबर और नवंबर माह में भी तेजी की उम्मीद नजर आ रही थी। एक और राहत की खबर, सोना और चांदी जो है वो 8 महीनों तक 30% बढ़ने के बाद सोना और चांदी अब एक बार फिर से गिरावट के रास्ते में दिखाई दे रहा है। शुरुआत हो चुकी है। सोना दिसंबर माह के फ्यूचर्स के लिए 50,000 प्रति 10 ग्राम के नीचे के स्तर पर दिखाई दिया। चांदी की बात करें तो वही प्रति किलो 60,280 के स्तर पर। थोड़ी सी शायद गिरावट और बाकी है। 48,000 का स्तर स्पॉट मार्केट में। और ज्वेलरी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो शायद आपको आने वाले दिनों में 45,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं क्या कुछ है खेल जगत की अहम खबरें। और देखिए खेल जगत में हम थोड़ी सी बात फ्रेंच ओपन की करेंगे, उसके बाद हमारे सहयोगी गौरव बताएंगे क्या कुछ डिटेल है। लेकिन फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पोलैंड की इगा स्वियाटेक के सामने अर्जेंटीना की नादिया पोडरोस्का की चुनौती होगी। ये फ्रेंच ओपन की बात हो रही है।
हम बता रहे हैं लगातार कि ईगा के सामने नादिया की आज चुनौती होगी। सिंगल्स में फ्रेंच ओपन की बात हो रही है और अमेरिका की सोफिया केनिन के सामने पेट्रा क्विटोवा होंगी। तो ये लगातार फ्रेंच ओपन में आज महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। गौरव। वसीम, और खेल की खबरों की बात करें तो फ्रेंच ओपन में जैसे आपने बताया, वहीं बात करते हैं अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की तो अमेरिका की सोफिया केनिन की टक्कर चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा से होगी। वहीं कल खेले गए मुकाबलों की बात करें तो शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कड़े संघर्ष के बाद फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा को शिकस्त देने में सफलता पाई। पहले सेट को 4-6 से गंवाने के बाद जोकोविच ने शानदार वापसी की और अगले 3 सेटों को जीतकर मुकाबले को 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 से अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान जोकोविच को गर्दन और हाथ में कुछ समस्याएं भी हुई, जिसके कारण उन्हें मेडिकल सुविधा लेनी पड़ी। वहीं एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने भी सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। सित्सिपास ने रूस के 22 वर्षीय खिलाड़ी एंड्रे रूबलेव को 7-5, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहली बार जगह बनाई है। सेमीफाइनल में उनका सामना जोकोविच से होगा। महिला एकल वर्ग की बात करें तो महिला एकल में 7वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा ने 2012 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्विटोवा ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की लॉरा सिजबंड को सीधे सेट में 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। अंतिम 4 में क्विटोवा का सामना अमेरिका की सोफिया केनिन से होगा। यह मुकाबला आज ही खेला जाएगा। अमेरिका की सोफिया केनिन भी अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रही हैं। केनिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने ही देश की डेनियल रोज कोलिंस के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए मुकाबले को 6-4, 4-6, 6-0 से अपने नाम किया। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, खेल जगत की तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बीच वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। कमला हैरिस ने कोरोना वायरस के मामले में ट्रंप सरकार पर जमकर हमला बोला। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी नागरिक इस बात के गवाह हैं कि अमेरिका के इतिहास में देश की कोई भी सरकार इतनी बुरी तरह से कभी फेल नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन ने महामारी को छिपाने की कोशिश की। राष्ट्रपति और आपको 28 जनवरी को ही इस बारे में पता लग गया था। और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कल 3 लाख से भी अधिक मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमण का आंकड़ा 3,63,75,000 से ज्यादा हो गया है। अब तक इससे 10,60,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,73,93,000 से अधिक है। फिलहाल दुनिया भर में करीब 79 लाख कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में अब तक 77,73,000 के करीब संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे 2,16,700 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में फिलहाल 26 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी पीएम मोदी के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। पिछले कई महीनों से सभी पूरे विश्व को ग्रस्त किया हुआ है और वो रक्त बीज की तरह है कि जहां भी एक मिलता है दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। हमें उस रक्त बीज का वध करना है और हम कर सकते हैं। अभी तक हम करते आ रहे हैं और कर सकते हैं, पर हमें सावधानी रखना पड़ेगा। अभी तक जिस तरह से हम हाथ धो रहे थे, मास्क पहन रहे थे, लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे थे, उसे आगे भी कंटिन्यू करके रखना होगा।
आज मोदी जी ने हमें कोरोना के खिलाफ लेने वाले प्रिकॉशंस को याद दिलाया है और वाकई में ये बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। बस 3 सिंपल रूल्स हैं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और 2 गज की दूरी रखिए। आने वाले महीनों में बहुत सारी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। हम इस कोरोना से जीतने के लिए एक ही उपाय है, इस फेस्टिवल में अच्छी तरह सावधानी से रहने से हम इस कोरोना को जीत सकते हैं। हमारा मोदी साहब ने भी ये कहा कि जितना हो सकते हैं उतना दूर से सावधानी से हम लोग इस कोरोना बीमारी से मुक्ति हो सकती है। और डीडी न्यूज ने भी एक विशेष अभियान चला रखा है आपको कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए, आपको सब बचाव के लिए। तो आइए देखते हैं डीडी का जो मास्क अप इंडिया कैंपेन है वो देखते हैं। डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया। साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और देखिए, हम लगातार आपको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए। प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी बातों में कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को धोते रहें और मास्क जो है वो लगातार जब भी घर से बाहर निकलें उस मास्क को आप पहने, अपने मुंह को और अपने नाक को जरूर इससे ढकें ताकि जो इन्फेक्शन है उसका कम से कम आपको प्रभाव पड़ सके। मिड डे आज प्राइम में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं 88वें वायुसेना दिवस पर रफाल लड़ाकू विमान का शानदार प्रदर्शन और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।